जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना गुरु अमरीश श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी, जानदार शानदार लाजवाब। एक बार कमेंट करके बता दीजिए सभी बच्चे, सभी का ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। फटाफट जल्दी से बता दें कमेंट करके कि सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, तो नंदा डायनेस्टी हम लोगों का चल रहा था। नंदा सॉरी शशनाग डायनेस्टी हम लोगों ने खत्म कर लिया था। उसके बाद नंदा डायनेस्टी के बाद जस्ट आ जाएगा आपका फॉरेन अटैक यानी विदेशी आक्रमण। तो स्टार्ट करते हैं भाई। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, तो महाजनपद क्या पढ़ रहे थे, महाजनपद। महाजनपद में हम लोगों का शशनाग हो गया था, यानी मगध साम्राज्य हम लोग पढ़ रहे थे। मगध एम्पायर हम लोग पढ़ रहे थे, यानी क्या, मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य हम लोग पढ़ लिए थे और मगध साम्राज्य में नंदा डायनेस्टी आपका हो गया था। ठीक है, क्योंकि हर्यंका डायनेस्टी छोटी छोटी डायनेस्टियां बन रही थी, चाहे वो हर्यक डायनेस्टी हो चाहे आपका नंद डायनेस्टी हो। छोटी छोटी डायनेस्टी बन रही थी, फिर हट रही थी, डायनेस्टी बन रही थी, हट रही थी। क्यों? क्योंकि कोई भी पावरफुल राजा नहीं हो पा रहा था, एक केंद्रीकृत राज्य नहीं बन पा रहा था, एक ऐसे कह लीजिए एक यूनाइटेड, एक तरीके से कह लीजिए एम्पायर की स्थापना नहीं हो पा रही थी, केंद्रीकृत साम्राज्य की स्थापना नहीं हो पा रही थी। अब इसके हम लोग शेष भाग पे अगर हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों, तो इसमें शेष भाग में अगली डायनेस्टी जो आपका हो जाती है वो आपका हो जाएगा कौन सा, नंदा डायनेस्टी। ठीक, शिशुनाग वंश के अंतिम जो शासक था, यानी कौन सा, तो नंद वंश की बातें हम लोग कर लेते हैं। इसका टाइम पीरियड तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा सारे बच्चों, कि नंद वंश में अगर हम बात कर लेते हैं तो जो अंतिम राजा था नंदीवर्धन, नंदीवर्धन और आपने देखा नंदीवर्धन नागदशक, दो लोग होते हैं अंतिम राजा। एक तो हर्यंका डायनेस्टी का होता, दूसरा शिशुनागा डायनेस्टी का। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक की हत्या कौन कर देता, महापद्म नंद, और एक डायनेस्टी बनाता, उसे कहते हैं नंदा डायनेस्टी। ठीक है, इसके टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। याद आपको टाइम पीरियड नहीं करना है, 344 से 323 बीसी इनका टाइम पीरियड होगा। ठीक, और ऐसे कहते हैं कि फर्स्ट शूद्र डायनेस्टी, यानी क्या, तो प्रथम शूद्र वंश इसे कहा जाता है, प्रथम शूद्र वंश, इसे शूद्र वंश। ठीक, इसके पहले आपने जितनी भी डायनेस्टी देखी थी वो सब क्षत्रियों की डायनेस्टी थी। ये कौन सी डायनेस्टी हो जाएगी, तो शूद्रों की डायनेस्टी हो जाएगी। और पहला शूद्र राजा बनेगा आपका कौन सा, महापद्म नंद। एक नया नया राजा बनेगा, ये कहते हैं क्या, तो महापद्म नंदा, महापद्म नंद कौन सा राजा होगा, महापद्म नंद। महापद्म नंद के टाइम पीरियड की अगर बात करोगे तो 344 से 329 बीसी इसका टाइम पीरियड होगा। और बात कर लेते हैं इसका टाइटल क्या होगा भाई। सबसे पहले तो इसे कहते हैं फाउंडर, फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी, नंद वंश का संस्थापक हो जाएगा। दूसरा, इसकी कैपिटल कहां पर होगी भाई, नया नया राजा बना, ध्यान रखना। अब कैपिटल कहां पर होगी, तो पाटलिपुत्र। इसके पहले अगर शिशुनाग वंश की बातें करोगे तो वहां पर राजधानी खूब अदला बदली होती है, कभी वैशाली जाती है तो कभी का पाटलिपुत्र, तो कभी वैशाली तो कभी पाटलिपुत्र। इसने अस्थायी राजधानी को फिक्स कर दिया कि राजधानी कहां पर होगी, तो पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र से शासन करता है, इसकी राजधानी कहां पर हो जाएगी, पाटलिपुत्र। दूसरा बात कर लेते हैं इसके टाइटल, उपाधि। तो इसकी उपाधियां कई सारा होगा, कौन कौन सी उपाधि होगी तो देख लेते हैं भाई। नंद वंश का संस्थापक, अब देखो नंद वंश का संस्थापक, राजधानी कहां पर, तो पाटलिपुत्र। उपाधि क्या होगी, तो उपाधि इसकी कई होगी। जैसे क्या उपाधि होगी, सर्व छत्रांत का। सबसे पहले उपाधि होगी एक राट की, कौन सी उपाधि होगी, एक राट, एक राट की उपाधि होगी। सर्व छत्रांत का,
और क्या होगा, सेकंड परशुराम, उग्रसेना, उग्रसेन, कई सारी उपाधियां। अब इसका अर्थ क्या होता है, सभी के अर्थ बता रहे हैं बेटा। एकराट, सर्वछत्रांतका, द्वितीय परशुराम, द्वितीय परशुराम, उग्रसेन। अब यहां पर देखो इसकी उपाधि क्या होगी, एकराट, एकराट की उपाधि होगी, मतलब एक छत्र साम्राज्य कह लीजिए। सर्व, सर्व का मतलब सभी, छत्र का मतलब छत्री, अंतका का मतलब अंत करने वाला। तो इसने सभी कहा जाता, माना जाता है कि इसने धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। जैसे परशुराम जी ने धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, वैसे इसने भी क्षत्रियों से धरती को विहीन कर दिया था। इसीलिए इसे कहा गया सर्व छत्रांत का। क्या कहा जाता है, सर्व छत्रांत का। और इसीलिए धरती, देखो ध्यान से फिर से समझ लो, पाटलिपुत्र का पूरा क्षेत्र, वहां पर कोई भी क्षत्रिय जिंदा नहीं था। सभी क्षत्रियों को क्लीन करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं था, बल्कि कौन था, तो ध्यान रखना है कौन था, तो महापद्म नंद। और इतिहास में एक व्यक्ति ऐसा था जिसने धरती को क्षत्रियों से विहीन किया था, और वो व्यक्ति कौन थे, तो परशुराम। इसीलिए इसे कहा जाता है क्या, सेकंड परशुराम कहा जाता है। उग्रसेन, इसके पास बहुत बड़ी आर्मी थी, बहुत बड़ी ह्यूज आर्मी थी, बहुत बड़ी आर्मी थी, इसीलिए इसे कहा जाता है क्या, उग्रसेन। क्या कहते हैं, उग्रसेन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सारे बच्चे जान लीजिए। जो भी बच्चे अपना, सभी बच्चे एप्लीकेशन अपडेट कर लेंगे, क्योंकि कल से क्लासेस आपके न्यू एप्लीकेशन पे ही चलेगी। तो जिसका पुराना एप्लीकेशन होगा वो अपने आप को अपडेट कर लेगा। जो चूंकि सारी क्लासेस अब आपके नए एप्लीकेशन पे चलेगी, तो सारे बच्चे अपडेट कर लीजिएगा। तो बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी, आप कहोगे कल क्लास क्यों नहीं चल रही है। तो न्यू अपडेट आया है, तो मैंने आपको बता दिया, आप सारे बच्चे कर लेना अपडेट। तो एक राट, सर्व छत्रांत का, सेकंड परशुराम, उग्रसेन, ये सारी की सारी उपाधियां किसकी हो जाएगी, तो इस व्यक्ति की हो जाएगी, महापद्म नंद की। इनके कंटेम्पररी कौन थे, इसके समकालीन कौन थे, इसके समकालीन कौन थे, कंटेम्पररी, या इन्हीं का पुरोहित भी कहा जाता है उसे, उन्हें। तो कौन थे, तो पाणिनि इनके समकालीन थे। कौन थे, तो पाणिनि। कौन थे, पाणिनि। पाणिनि की बुक क्या होगी, पाणिनि ने जो किताब लिखी है उसे कहा जाता है अष्ट अध्यायी। क्या कहते हैं, अष्ट अध्यायी। कौन सी किताब होगी इनकी, तो अष्टाध्यायी। ध्यान रखना, यह संस्कृत के ग्रामर की पहली किताब है, संस्कृत के व्याकरण की प्रथम किताब, संस्कृत के व्याकरण की पहली किताब आपकी मानी जाती है। ऑलरेडी अपलोडेड है, बहुत अच्छी बात है। जिसका अपलोडेड है उनके लिए नहीं, जिनका अपलोडेड नहीं है वो बच्चे ठीक कर लेंगे, क्योंकि फिर दिक्कत आएगी कल से। ठीक, हाँ, आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, बड़े आराम से हो जाएगा बेटा। डिफेंस से बहुत डीप से आता है, सीजीएल बच्चों वाला सवाल होता है, तो वो तो आप हवा की तरह बैठ भी जाओगे तब भी कर लोगे, ठीक है। हाँ, बैठ भी जाओगे, घूमते टहलते तब भी कर लोगे, ठीक। मुनंजिर महोदय, आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो ये लोअर पीसेस को टच करता है पूरा का पूरा, लगभग क्लास मान के चलो, ठीक है। और मैं इसको बहुत डेप्थ से डेप्थ में पढ़ाता हूं, ताकि हर एक बच्चा का एग्जाम क्लियर हो जाए, ठीक। इसने कलिंग पर भी अटैक किया था। महापद्म नंद ने कलिंग पर आक्रमण किया। लेकिन देखो, लंबे समय तक ये लोग महापद्मनंदा कहां पर अटैक करता है, तो अटैक ऑन कलिंगा। कलिंग पर इसने आक्रमण किया था, ये माना जाता है महापद्म नंद ने किस पे, तो कलिंग पर भी आक्रमण किया था। तो ये ध्यान रखना, समकालीन शासक पाणिनि की किताब हो जाएगी क्या, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी इनकी किताब हो जाती है किसकी, महर्षि पाणिनि की।
तो ये हो जाते हैं कौन, पाणिनि इसके समकालीन हो जाते हैं किसके, महापद्म। तो एक बार फिर से देख लीजिए महापद्म नंद, जो बच्चे लेट में जुड़े हैं। नंद वंश का जो है महापद्म नंद ने किसका, तो नंदीवर्धन की हत्या कर दी थी। और कौन सा राजा बन गया था, महापद्म नंद। प्रथम शूद्र वंश माना जाता नंदों का, इसके पहले क्षत्रियों का वंश था। फाउंडर कौन माने जाते हैं, तो महापद्म नंद इस वंश का फाउंडर माना जाता है। कैपिटल कहाँ होगी, पाटलिपुत्र। एक राट की उपाधि लेता, सर्व छत्रांत का, सभी क्षत्रियों का अंत करता है, इसलिए सर्व छत्रांत का। सेकंड परशुराम की उपाधि लेता, उग्रसेन की उपाधि लेता है। समकालीन हो जाते हैं पाणिनि। पाणिनि की किताब क्या होगी, अष्टाध्यायी। संस्कृत के जो है ग्रामर की पहली किताब मानी जाती है। महापद्म नंद ने कहां पर, कलिंग पर आक्रमण किया था। इन्हीं के समय कलिंग पर आक्रमण होता है। इसके बाद टोटल 9 नंद हुए। 9 नंदों में से उत्तराधिकारियों में बात कर ले तो माना जाता है 9 उत्तराधिकारी थे, 8 उत्तराधिकारी थे, उसमें से नवनंद इसीलिए इन्हें कहा जाता है। तो आ जाता है कौन, धनानंद। कौन होता, धनानंद। अगला शासक जो बनता है आपका धनानंद। ध्यान रखना है इसको, एग्जाम के रिवीजन में आपको नहीं रखना, बार बार बताता हूं, ठीक। इन्हों एग्जाम में रिवीजन पे नहीं रखना। सर यूट्यूब पे क्लास आपकी होती है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है ना। वो 11 से 12 3 दिन होती है बेटा। चलिए कौन सा हो जाता है, धनानंद। धनानंद की बात करोगे बेटा तो इनका टाइम पीरियड क्या होगा महोदय जी का, 329 से 323 बीसी हो जाएगा धनानंद का, ठीक। इन्हें 9 नंद भी कहा जाता। तो अब बात करें धनानंद के बारे में, तो लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी, नंद वंश का अंतिम शासक माना जाता है। और इसकी हत्या कौन करेगा, he was killed by कौन मार देगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य। was killed by चंद्रगुप्त मौर्य with the help of चाणक्य। कौन मार देगा, चाणक्य की मदद से। नंद वंश का अंतिम शासक। तक आप लोग बताओ हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन होगा, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन होगा, फटाफट तेजी से बताओ। नंद वंश का अंतिम शासक, नंद वंश का क्या होगा, ये अंतिम शासक होगा। इसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से किया। इसकी हत्या किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से किया था। किसकी मदद से किया था, चाणक्य की मदद से किया था। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से किया था। इसका अन्य नाम था अग्रमीज। इसका अन्य नाम था अग्रमीज कहते हैं। अग्रमीज के नाम से प्रसिद्ध था। तो अग्रमीज के नाम से प्रसिद्ध था कौन पर्सन, तो ये पर्सन था, ठीक है ना। हाँ, अग्रमीज के नाम से प्रसिद्ध था, ध्यान रखना है, ठीक। तो और बात कर लेते हैं। नंदों को नवनंद भी कहते हैं क्योंकि 9 शासकों ने रूल किया था। इन्हें नवनंद कहा जाता है। क्या कहलाते हैं, नवनंदा। और बात कर ले इसके कंटेम्प्रेरी कौन थे, मतलब समकालीन इसका कौन था, इसके समकालीन हो जाएगा कौन, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर हिंदी में कहते हैं क्या, तो सिकंदर। सिकंदर का आक्रमण इसी के समय हो जाता है।
हाँ बहुत बढ़िया, नाग दशक नाग दशक नाग दशक नाग दशक, बहुत बढ़िया आंसर सारे बच्चों का, संदीप का, महिमा का, सुजल, बहुत बढ़िया आंसर बच्चे, तुलिका वेरी गुड, रागिनी बहुत बढ़िया, मोहम्मद, मिल्टन जी का बहुत बढ़िया आंसर सभी का। चलो अभी देखते हैं किसको शूद्र कहेंगे किसको क्षत्रिय कहेंगे। तो ये तो हो गया आपका मगध एम्पायर के यहां तक की बातें। अब इसी समय समकालीन, जैसे इधर से मगध साम्राज्य बन रहा था भारत में, उधर से विदेशों के आक्रमण हो रहे थे भाई, भारत में ये बन रहा था। दूसरी तरफ विदेश वाले भी भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। और इस सीक्वेंस में सबसे पहले भारत पर जो विदेशी लोग आक्रमण करेंगे, उन विदेशियों को कहा जाता है किसको, तो ईरान वालों का अटैक होता है। सबसे पहले विदेशियों की बात कर लेते हैं। ठीक, तो बहुत सारे लोग लेकिन पितृहंता नहीं कहेंगे बेटा, पिता को मारने वाला इन्हें नहीं कहेंगे, क्योंकि छोटे मोटे राजा है। पितृहंता बिंबिसार वाला जो डायनेस्टी होता है, हरियंका, उसी को कहते हैं। बाकी बहुत सारे लोग एक दूसरे को मारेंगे तो वो नहीं कंसीडर करते हैं। पितृहंता उसे कहते हैं सभी लोग अपने अपने पिता की मार दी हो, ठीक, तो वो हो जाता पैट्रिसाइड। अब इस समय विदेशी अटैक हो जाते हैं, यानी क्या, तो फॉरेन इन्वेजन। फॉरेन इन्वेजन की अगर बात कर ले हम लोग, यानी क्या, विदेशी आक्रमण की, तो विदेशी आक्रमण दो तरह से होंगे। विदेशी आक्रमण इस समय दो तरह से होंगे। एक तो सबसे पहले ईरान वाले करेंगे। विदेशी आक्रमण में सबसे पहला होगा कौन सा, तो ईरानियन अटैक। डायरेक्टली देखते हैं, ईरानियन इन्वेजन। ईरानियन इन्वेजन, या इसी को कहते हैं जो पर्शियन इन्वेजन। कौन सा, तो पर्शियन इन्वेजन, यानी फारसी आक्रमण। यानी सबसे पहले क्या, ईरान का आक्रमण, या पर्सिया का आक्रमण। ठीक, ईरान या पर्सिया का आक्रमण सबसे पहला होता है, विदेशों का आक्रमण। पर्सिया, हाँ, फारस का अटैक जिसे कहते हैं, पर्शियन अटैक। फारस का अटैक, पर्शियन को फारस भी कहते हैं, पर्सिया या फारस। फारस मिले तभी मार कर देना, फारस मिले तभी नहीं छोड़ना है। फारस का मतलब भी ईरान होता है, ठीक है, फारस का मतलब भी ईरान होता है। तो पर्शियन या फारस का अटैक, सबसे पहला विदेशी आक्रमण। और सबसे पहला विदेशी आक्रमण करेगा कौन, तो एक व्यक्ति होता है जिसका नाम था साइरस, लेकिन उसका अटैक अनसक्सेसफुल होता है, वो सक्सेसफुल नहीं माना जाता। पहला सफल आक्रमण जो होता है वो माना जाता है डेरियस का। ध्यान से सुन लो, पहला अटैक होता है किसका, साइरस का, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं माना जाता है। और पहला सफल अटैक होता है किसका, डेरियस का। डेरियस कौन, तो डेरियस फर्स्ट का पहला विदेशी आक्रमण होता है। और कब होता है, तो 516 बीसी में होता है। उस समय अगर राज बात करोगे तो भारत में उस समय बिंबिसार का शासन काल आएगा बेटा, तो उस समय अटैक करता है। और बात कर लेते हैं, जब ये अटैक करता है तो पहला सफल अटैक, तो जिस क्षेत्र को भारत में कब्जे में करता है, तो नॉर्थ वेस्ट का क्षेत्र होता है, उत्तर पश्चिम का, और वो क्षेत्र ईरान का 20वां प्रांत बनता है। और ये कौन से डायनेस्टी वाले अटैक करते, तो हखमनी डायनेस्टी वाले। ईरान का जो राजा था डेरियस बहुत पावरफुल था, उसने पूरा सेंट्रल एशिया से लेके सारे क्षेत्र तक अटैक कर चुका। मतलब पहले फारस के लोग बहुत दूर दूर तक अटैक करते थे, और उसी अटैक का एक सीरीज था कि भारत में भी वो अटैक कर रहे थे। यानी कौन सा, तो पर्शियन अटैक। और पहला अटैक माना जाएगा किसका, तो डेरियस फर्स्ट का सक्सेसफुल। डेरियस फर्स्ट, या इसी को कहते हैं दारा प्रथम। ध्यान रखना, डेरियस या दारा दोनों में से जो भी मिलेगा, या दारा प्रथम। ठीक, ध्यान रखना, डेरियस या दारा प्रथम। ये कौन सी डायनेस्टी का होता है, तो हखमनी डायनेस्टी। हखमनी डायनेस्टी कौन से वंश का था, तो हखमनी डायनेस्टी से बिलोंग करता था। कौन सा, तो हखमनी वंश। हखमनी वंश से बिलोंग करता था। ध्यान रखना, हखमनी डायनेस्टी से क्या करता था, बिलोंग करता था। ठीक, बिलोंग करता था कौन से, तो हखमनी डायनेस्टी से बिलोंग करता था। अब बात कर ले इसे फर्स्ट सक्सेसफुल अटैक इन इंडिया। ही इन्वेडेड
या ही अटैक, ही इन्वेडेड कर दीजिए इन 516 BC। इसने 516 ईसा पूर्व आक्रमण किया, आक्रमण किया। ध्यान रखना कहां की बात हो रही, तो इंडिया की बात हो रही, कहीं गोलमाल मत करना, ध्यान रखना ये इंडिया की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है। कहां पर, भारत में 516 BC में। हाँ नहीं, डेरियस फर्स्ट को नहीं बेटा मिल्टन, डेरियस थर्ड को, डेरियस फर्स्ट नहीं, डेरियस थर्ड। डेरियस फर्स्ट इतना पावरफुल था, सिकंदर के अंदर कहां उसके अगल बगल आते, सिकंदर पैदा ही नहीं हुआ था उस समय, ठीक है। बहुत शक्तिशाली था ईरान का राजा डेरियस, सिकंदर पैदा ही नहीं हुआ था उस समय, ठीक है बेटा। ठीक, तो 516 BC में अटैक करता है और इसे फर्स्ट फॉरेन अटैक ऑन इंडिया कहते हैं। ऑन इंडिया, इसे कहते हैं भारत पर पहला विदेशी आक्रमण, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण इसी को कहते हैं, विदेशी आक्रमण, जो कि क्या माना जाता है, ध्यान रखना कि सफल माना जाता है, ध्यान रखना सक्सेसफुल माना जाता है, पहला सफल अटैक। और इंडिया ईरान का 20वां प्रांत बनता है, इंडिया बिकेम 20th प्रोविंस ऑफ ईरान। इंडिया ईरान का 20वां प्रांत बना, भारत ईरान का ईरान का 20वां राज्य बना। विश्व प्रांत का मतलब कैसे, जैसे भारत की बात कर लेते हैं, भारत में कितने राज्य हैं, भारत में कितने राज्य, भारत में 28 राज्य, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप कल को हम लोग किसी देश पर कब्जा करते हैं, मतलब 28 राज्य हमारे पास, 28 राज्य है, 28 राज्य कि 29 राज्य है, फटाफट कमेंट करके बताओ। भारत में जितने भी राज्य 28 है कि 29 है, जल्दी से बताएं आप लोग, 28 राज्य है कि 29 राज्य है। भारत में जितने भी राज्य हैं, अगर हम बात कर लेते हैं दूसरे देशों पर हम लोग अटैक करते हैं तो वह भारत का अगला प्रांत बनेगा, ठीक। 28 की जगह हम लोग 29 करेंगे, उसे 30 करेंगे, मतलब वो राज्य की संख्या बढ़ती चली जाएगी। जितने देशों पर हम लोग कब्जा करेंगे वो हम लोगों के राज्यों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, जितने जितने राज्य। तो इसी तरह से ईरान में 19 प्रांत पहले थे, भारत को जीतने के बाद कौन सा प्रांत हो जाएगा, तो 20वां प्रांत भारत में बन जाता है, ध्यान रखना है 20वां प्रांत भारत में माना जाता है, ठीक। अब यहां पर मैं आपको नोट करके लिख दे रहा हूं ताकि किसी बच्चे के मन में एक डाउट ना रहे, नोट करके मैं लिख दे रहा हूं। भारत पर सबसे पहले साइरस ने अटैक किया था, साइरस ने आक्रमण किया था, आक्रमण का प्रयास किया, आक्रमण का प्रयास किया, आक्रमण का प्रयास किया, बट ही वॉज अनसक्सेसफुल, लेकिन वह असफल रहा, लेकिन वह अनसक्सेसफुल रहा, लेकिन वह असफल रहा, बट ही वॉज अनसक्सेसफुल, लेकिन वह सफल नहीं रहा। सर डेट नहीं याद करो, कोई दिक्कत नहीं, डेट तो मैंने आपको ऐसे बताया, अभी टेंशन नहीं लेना, अभी डेट के चक्कर में नहीं रखना है, ठीक है ना। अब देखो, जब ईरान वाले अटैक करेंगे तो भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ना चाहिए, तो क्या प्रभाव पड़ रहा है देखो भाई, ठीक। भारत पर ईरान वालों के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, ठीक, तो देखो क्या प्रभाव पड़ेगा भारत पर ईरान वालों के आक्रमण का, क्या प्रभाव, इसको आप लोग एक बार देख लेना अच्छे से, हम यहां पर आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, इसे आप लोग इत्मीनान से देख लेना, रटने का प्रयास मत करना, बस इत्मीनान से देख लेना, ठीक है। याद हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जितना लिखवाया है वो पॉइंट याद होना चाहिए, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहे हैं। भारत पर ईरानी प्रभाव क्या पड़ेगा,
दोनों के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध होंगे, क्योंकि अभी जो पेपर आया था सीडीएस का बड़ा परेशान करने वाला था, तो उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा हमने और थोड़ा टफ बनाने का प्रयास किया है ताकि चीजें आपको ज्यादा मिल जाए। घनिष्ठ व्यापारिक संबंध हुआ भारत और ईरान के बीच में, भाई सिंपल सा रिलेशन होगा ही होगा, अटैक हुआ है। ईरानी के सोने का सिक्का था जिसे कहते हैं डारिक, क्या कहते हैं डारिक, ईरानियन गोल्ड कॉइन जिसे डारिक कहते हैं। और ईरान के चांदी का सिक्का था जिसे सिगलोई कहा जाता था, क्या कहा जाता था, सिगलोई, ध्यान रखना है। ईरान के सोने का सिक्का जिसे डारिक कहते हैं और सिगलोई कहते हैं, दोनों भारत में सर्कुलेट होते हैं, इंडियन राज्यों में जहां जहां तक उनका। भाई एक बात बताओ, अगर भारत कहीं नेपाल पे कब्जा कर ले या कल को हम लोग कहीं पर कब्जा कर लेते, नॉर्थ कोरिया पर कब्जा कर लेते हैं, तो नॉर्थ कोरिया का जो सिक्का होगा वो खत्म हो जाएगा। या अमेरिका पर कब्जा कर लेते तो अमेरिका का डॉलर हम लोग खत्म करेंगे, वहां पर क्या चलाएंगे, गांधी वाले नोट चलाएंगे, गांधी बाबा वहां जाएंगे। सिंपल सा बात है, कल हम लोग पाकिस्तान पर कब्जा कर लें तो वहां पे मोहम्मद अली जिन्ना का चैप्टर खत्म हो जाएगा, गांधी वाला शुरू हो जाएगा। तो ईरान वालों ने भारत के जिस क्षेत्र पर कब्जा किया, अपना सोने का सिक्का डायरेक्ट चलाया, और क्या चलाया, सिगलोई नामक सिक्का चलाते हैं। ठीक, वो अपना ईरानी सोने का सिक्का भारत में चलना शुरू हो जाता है। अशोक के जो स्तंभ में पीलर देखोगे ना, अशोक का जो पीलर माना जाता है वो ईरान के राजा से ही प्रभावित होता है। पीलर में आप बालों घंटे की जो फलक होता है, और सिंह है और बैल वाला शीर्ष स्तंभ, राजज्ञा की शैली, राजज्ञा की शैली मतलब राजा जो जो उपदेशदारी कर रहा है वो सब ईरान के राजा से, अरमाइक लिपि आदि पर जो ईरानी प्रभाव देखने को मिलता है, सभी कुछ पर। एक चीज और देखोगे, भारत में अगर बात करोगे, ईरानी छत्र प्रणाली का प्रयोग शक और कुषाणों ने भी किया, जो ईरान के राजा लोग करते हैं। दंड के रूप में सिर घुटवाने की प्रथा, जो सिर घुटवाने की प्रथा मौर्य काल में वो ईरानियों से ली गई थी। स्त्री अंगरक्षिका जो होती थी, जो मतलब इसके पहले फीमेल अंगरक्षिका नहीं होती थी, वो सब कहां से, तो मौर्य काल में ये कहां से ली गई, ईरान से। फीमेल बॉडीगार्ड की बात करोगे, ठीक, सबसे पहले अभिलेख किसी ने लिखवाया, ईरान के राजा डेरियस ने, उसी को देख करके अशोक कॉपी करता और सीखता है। खरोष्टी लिपि अरमाइक लिपि से अपनाई गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने बाल धोने की क्रिया और सभा कक्ष में पवित्र अग्नि जलाने की परंपरा, यह भी कहां से सीखा, ईरानी राजाओं से सीखा। ये दोनों चीज ईरान के राजाओं से। और पहली बार भारतीय सेनाओं का यूरोपीय सेनाओं के सामना तथा दार्शनिकों का यूरोपीय दार्शनिकों से संपर्क भी स्थापित होता है। भाई सिंपल सा बात है, ईरान का राजा है तो क्या उसकी सेना में यूरोपीय नहीं थे, यूरोपीय भी थे, तो यूरोपियों की सैनिकों से मुकाबला हो जाता है, दार्शनिकों से भी मुकाबला हो जाता है। तो ये सारी बातें हम लोग सीखते हैं कहां से, ईरान से। ये सारी चीजें हम लोग कहां से सीखते हैं, ईरान से। अब बात कर लेते हैं भारत, सिकंदर का आक्रमण। अब इसके बाद बात कर लेते हैं सिकंदर के आक्रमण से क्या क्या प्रभाव पड़ा। उसे कहते हैं क्या, तो ग्रीक अटैक, ग्रीक अटैक, या इसी को कहते हैं मैसेडोनियन अटैक, मैसेडोनियन अटैक। यानी क्या, तो यूनानी या मकदूनियाई आक्रमण है। यूनानी आक्रमण या मकदूनियाई आक्रमण। उसी कहते हैं मैसेडोनियन अटैक। और ईरान और मकदूनिया का आक्रमण करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं था, बल्कि ही वॉज अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर को हिंदी में कहते हैं क्या, तो सिकंदर। क्या कहते हैं, सिकंदर। ठीक, अब देखो सिकंदर की बात कर ले अगर हम लोग, थोड़ा सा क्या पूरा बात करेंगे। अलेक्जेंडर के फादर का नाम क्या था, अलेक्जेंडर के टीचर का नाम क्या था, अलेक्जेंडर के कमांडर का नाम क्या था। अलेक्जेंडर के कई सारे कमांडर थे, एक कमांडर नहीं थे। अलेक्जेंडर के सेनापति, कई सारे सेनापति थे, एक सेनापति नहीं था, कई सारे सेनापति। ठीक, चलिए
अभी अशोक का अभिलेख किसने पढ़ा था, क्या किया था, ये सब अभी आपको मिल जाएगा बेटा। अशोक में आने तो वहां पे पहुंचेंगे तो वहां पर सब पूछ लेंगे, सब मिल जाएगा, ठीक है। अभी जिस टॉपिक पे पढ़ रहे हो मिल्टन जी, उस पर फोकस करो। जब वो टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा तो वहां से संबंधित आपके मन में जितने सवाल होंगे, हो सकता है आपके जो छोटे मोटे सवाल हैं कि अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा, किसने डिकोड किया, कब पढ़ा, किस सन में पढ़ा, किस ईयर में पढ़ा, कौन कौन सी भाषा में लिखी गई, सब आपके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी से सवाल पूछने की आपको जो है परेशानी नहीं होनी चाहिए। पता चले अभी पढ़ा रहे हैं आपको हम क्या, प्री मौर्यन, और आप सवाल करो अकबर से, तो थोड़ा ठीक नहीं होता है। पढ़ाई में ध्यान दो, इससे डाइवर्जन आपका ज्यादा बढ़ेगा और कंसंट्रेशन पावर आपकी कम होगी। जिस चीज को करो पूरे मन से करो, जो टॉपिक पढ़ो पूरे मन से पढ़ो, ठीक। नहीं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास होता ही है, पूरे मन से कंसंट्रेट हो, क्योंकि उसी टॉपिक में आप घूमो। जैसे भी सिकंदर पढ़ा रहे तो आपका पूरा ध्यान अलेक्जेंडर में जाना चाहिए। अलेक्जेंडर खत्म हो तो दूसरा टॉपिक जो पढ़ाए उसमें पूरा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में क्या हो जाता है, डाइवर्जन आपका बहुत कम रहेगा। नहीं तो आपका हमेशा डाइवर्जन बना रहेगा और हमेशा आप परेशान रहोगे, हमेशा। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपका गड़बड़ ना हो, तो इसीलिए ध्यान रखना है इस पॉइंट को कि आपको कई सारी चीजें ध्यान में हमेशा रख के चलना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अलेक्जेंडर के फादर का बात कर लेते हैं। तो ये तो सारे लोग लिख लोगे, फादर का मतलब पिता, टीचर का मतलब गुरु, इसमें तो लिख ही लोगे सारे लोग, मुझे नहीं लगता है, ठीक। हाँ, जब मैप आएगा तो मैप बनाएंगे, अभी मैप आने वाला होगा तो मैप बनाएंगे। जहां पर मैप आएगा वहां पर मैप यूज करेंगे, जहां पर मैप नहीं आएगा वहां पर मैप नहीं यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, अभी इसके बाद ही मैप आएगा, अभी तो बस पार्टी शुरू हुई है बेटा, अभी तो बस बायोडाटा लिख रहे हैं। अलेक्जेंडर के फादर का नाम क्या था, तो फिलिप। क्या नाम था, फिलिप। क्या नाम था, फिलिप। अलेक्जेंडर के टीचर का नाम क्या था, अरिस्टोटल। अरिस्टोटल का मतलब क्या हो जाता, अरस्तु, ठीक। अलेक्जेंडर का कमांडर कौन था, तो कमांडर कई सारे थे, उसमें सबसे फेमस था सेल्यूकस निकेटर। सबसे फेमस कमांडर था सेल्यूकस निकेटर। और बात कर लेते हैं, सेल्यूकस निकेटर के अलावा कौन थे, तो नियार्कस था। और कौन था, नियार्कस था, कोएनस था, नियार्कस था, और कौन हो जाएगा, तो कोएनस। कोएनस, और कौन हो जाएगा, तो यहां पर जगह थोड़ा कम है तो यहां पर एरो देकर के हम ऊपर मार्क कर दे रहे हैं, एंटोगोनस। एंटोगोनस, इसका और सेनापति के रूप में एंटोगोनस। एंटोगोनस के बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो कौन हो जाएगा, कैसे कैसे जो कैसेडर। कैसेडर, कैसेडर, ये सारे के सारे बात कर लेंगे तो ये सभी के सभी इसके क्या हो जाएंगे, ध्यान रखना है, ये सभी के सभी इसके क्या हो जाएंगे, सेनापतियों के रूप में हो जाएंगे। इसमें सबसे पावरफुल सेनापति की बात करोगे, इसके अलावा और भी थे, सबसे पावरफुल हो जाता सेल्यूकस निकेटर। अगर ये सारा नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, ये जरूर याद रखना, सेल्यूकस निकेटर, इसे मत भूलना, ध्यान रखना, इसे मत भूलना। और बात कर ले टीचर का नाम मत भूलना, अरिस्टोटल। और बात करते हैं इसके बारे में, बैटल ऑफ झेलम। अब इनकी पूरी कहानी हम आपको सुनाते हैं। बैटल ऑफ झेलम या हाइडा स्पेसिस, या इसी को कहते हैं वितास्ता। वितास्ता मैंने आप लोगों को बताया, वितास्ता, वितास्ता कौन सी नदी को कहते हैं, झेलम नदी को। झेलम या इसी को कहते हैं वितास्ता या हाइडा स्पेसिस। हाइडा स्पेसिस का युद्ध, ये युद्ध कब हुआ, 326 बीसी में। किसके किसके बीच हुआ, तो पोरस वर्सेस अलेक्जेंडर।
पोरस वर्सेस सिकंदर। और इसमें यूनानी लेखक कहते हैं कि इसमें विजेता कौन हुआ? अलेक्जेंडर, सिकंदर। चलो अब कुछ कैरेक्टर आपको दिखा दे रहे हैं, ध्यान रखना, उस कैरेक्टर को बस ध्यान रखना। एक अंभी कुमार या अंभी कह लीजिए, धनानंद, बस ये कुछ कैरेक्टर याद रखिएगा। अभी इसके बाद कहानी आपको स्टार्ट करते हैं। अंभी कुमार, धनानंद और कौन, तो चाणक्य। चाणक्य और कौन, पोरस। ये कुछ नाम आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये 3 नाम आपको याद रखना है। तो ये कुछ नाम आपको याद रखना है। इसके बाद हम कहानी आपको स्टार्ट करते हैं और फिर एक एक करके आपको पूरी बातें आपको बताते हैं, ठीक, क्लियर। तो स्टार्ट करें, जल्दी से बताएं सारे बच्चे, स्टार्ट करें। नोट कर लिया सभी ने? चलो, ये कौन थे? हम भी कहां का राजा था? किंग ऑफ तक्षशिला, किंग ऑफ तक्षशिला। ये कौन थे? धनानंद, किंग ऑफ मगध, मगध का राजा। चाणक्य कौन था? तो चाणक्य कौन था? तो एक टीचर के रूप में कह सकते हो, पॉलिटिशियन। पोरस कौन थे? तो किंग ऑफ पंजाब, किंग ऑफ पंजाब। यस्तर 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 यस्तर। चलिए, सभी का क्लियर। अब शुरू करते हैं, देखो ध्यान से। ये थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये हम लोगों का प्यारा इंडिया हो जाए, हम लोगों का प्यारा क्या हो जाए? इंडिया। इंडिया के जस्ट बगल में आप देखोगे हम लोगों का प्यारा क्या हो जाए? इंडिया। मान लीजिए हम लोगों का प्यारा क्या हो गया? इंडिया। इंडिया के जस्ट बगल में आप जाओगे तो यहां पर एक प्लेस होता है जिसका नाम है पाकिस्तान, ठीक। पाकिस्तान के इधर में जाओगे तो यहां पर एक देश होगा जिसका नाम होता है अफगानिस्तान, ठीक। अफगानिस्तान के बाद इधर जाओगे तो तमाम सारे कंट्री हो जाएंगे। यहीं पर आओगे तो इधर हो जाएगा ईरान, ठीक। यहां पर आ जाओगे तो इधर हो जाता है आपका अरब, ऐसे हो जाता है धीरे धीरे करके। यहीं पर एक कंट्री है जिसका नाम है ग्रीक, यानी क्या? यूनान। अब ध्यान से सुनना। अब मुद्दा आता है चाणक्य कहां पैदा हुआ था। सबसे पहला पॉइंट आता है चाणक्य कहां पर पैदा हुआ था। कोई बात नहीं, यहीं से समझ लो तो बहुत है। सबसे पहला पॉइंट आता है चाणक्य कहां पैदा हुआ था। चाणक्य के पैदा होने की 3 कहानियां हैं। एक यहां पर एक प्लेस है जिसे कहते हैं तक्षशिला। क्या कहते हैं? तक्षशिला। और यहां पर एक केरला। क्या है? तो केरला। और यहां पर एक साम्राज्य है जिसे कहते थे मगध। क्या कहते थे? यहां पर एक साम्राज्य है, इससे नाम दिया जाता था मगध। क्या कहते थे? मगध, ठीक। अब 3 जगह पूरी की पूरी कहानी ओरिएंटेड है। चाणक्य कहां पैदा हुआ? अब आप में से कई सारे लोगों का सवाल आएगा, कोई कहेगा तक्षशिला में, कोई कहेगा मगध में। चाणक्य पैदा होने की 3 कहानी मैं आपको सुनाता हूं, जहां आपकी इच्छा करे वहां मान लीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं चाणक्य केरला में पैदा हुआ। पहला सवाल आता है केरला में पैदा हुआ। कुछ लोग कहते हैं साउथ इंडियन ब्राह्मण थे, बड़ा खतरनाक दिखता था, ठीक, बड़ा ही खतरनाक, पूरी उसकी शरीर की बनावट, कलर वगैरह मान करके कहा जाता कि साउथ इंडिया ब्राह्मण था, केरला का रहने वाला था। उसकी शादी हुई
सबसे पहले बचपन से बड़ा विलक्षण था। विलक्षण का मतलब जैसे किसी कभी कभी देखोगे ना, छोटे बच्चों को कहा जाता है कि बेटा ठीक। अब बड़ा यहां पर कई सारे सवाल आपके आ रहे थे, ध्यान समझना। केरला में जो पैदा हुआ था, छोटा सा बालक था चाणक्य, तो बड़ा विलक्षण था, कहा जाता बड़ा ही विलक्षण व्यक्ति था वो। उस समय जब वो पैदा हुआ बचपन में ही, छोटे से में, तो उसे कोई भी काम कहा जाता है कि हर चीज को तथ्य पे रखता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि बेटा ये मार्कर है, स्टाइलस से लिखने के काम आता, तो कहता सर लिख के बताओ, तब माने कि स्टाइलस लिखने के काम आएगा। मतलब हर चीज को तर्क पे रखता था, हर चीज को तर्क पे रखता था, हर एक चीज को तर्क पे रखता था कि अगर ये सही है तो है, नहीं है तो नहीं है। मतलब हर चीज को तर्क पे रखता था। तो कुछ लोग कहते हैं केरला में पैदा हुआ। और एक बार विद्वानों की मंडली उधर से जा रही थी, उससे पूछते हैं कि क्या तुम जो है उसको देखते ही चाणक्य को भविष्यवाणी करते हैं कि ये बालक या तो किंग बनेगा, अदरवाइज किंग मेकर बनेगा, यानी या तो राजा बनेगा तो राजा बनाने वाला बनेगा। तो राजा तो बना नहीं। कुछ लोग कहें या तो ये राजा बनेगा तो राजा बनाने वाला मिलेगा। जो तक केरला वाली कहानी हो मैं सुनाता हूं। कुछ समय के बाद इसकी शादी हुई, किससे हुई कुछ नहीं पता। जो नहीं कहते वो जबरदस्ती हम अपनी तरफ से हाँ तो ऐड नहीं करेंगे। ये कहते किसी से शादी हुई, जिससे हुई XYZ किसी से शादी हुई। शादी के बाद ये अपनी पुत्री के साथ चला आता है कहां पर, तो वाराणसी स्नान। एक प्यारी सी पुत्री हुई, क्या नाम था कुछ नहीं पता। यहां पर आता है वाराणसी स्नान करने। तो जब वाराणसी स्नान करने आता तो उसकी पुत्री हो गई गायब। और जब गायब हो गए तो अपनी पुत्री को सर्च करते करते, ढूंढते ढूंढते कहां पहुंच गया, तक्षशिला। जब तक्षशिला पहुंच गया तो वहां पर किसी बात पर सारे विद्वान आपस में डिबेट कर रहे थे। चाणक्य पहुंचा फटाफट। जो प्रश्न था जिसका आंसर सारे विद्वान नहीं ढूंढ पा रहे थे, चाणक्य तो भाई चाणक्य ठहरा, 1 सेकंड में उसका आंसर दे दिया। जब उसका आंसर दे दिया तो उन्होंने बोला कि श्रीमान जी एक काम करिए, आप यहीं पर पढ़ाते रहिए। सबसे पहले पूछा कि श्रीमान जी कहां से आप आए, तो उसने बताया कि भाई देखिए मेरी पुत्री गायब हो गई और मैं अपनी पुत्री को सर्च कर रहा हूं। उन्होंने कहा काम करिए, आप अपने पुत्री को भी सर्च करते रहिए, यहां पर पढ़ाने का काम स्टार्ट कर दीजिए। तो बेचारा चाणक्य क्या करता, पुत्री तो मिली नहीं, ढूंढ ढूंढ के थक गया। और टीचर कहां का बन गया, तक्षशिला का। मतलब पुत्री मिली नहीं और टीचर कहां का बन गया, तक्षशिला। तो पहली कहानी है तक्षशिला वाली आती है, तो देखने को मिलती है कि भाई पुत्री तो मिली नहीं, टीचर चाणक्य कहां का बन गया, तक्षशिला। अब क्या हुआ भाई, तो ये पहली कहानी थी। केरला वाले कहते हैं हमारे यहां पैदा हुआ। दूसरी कहानी तक्षशिला में कहते हैं कि तक्षशिला वाले कहते हैं नहीं, चाणक्य कहीं और नहीं, हमारे यहां ही पैदा हुआ। तक्षशिला में के बगल में वो कहते हैं कि एक चणक नाम का ग्राम हुआ करता था, और उस चणक नाम के ग्राम का जो निवासी था, चणक राजा हुआ करता, उन्हीं का एक बेटा था चाणक्य। बहुत सारे राजनीतिक बदलाव हुए, परिवर्तन हुए, उसका साम्राज्य चला गया। और चाणक्य टीचिंग का काम कहां पर स्टार्ट करा दिया, तक्षशिला में। तो तक्षशिला वाले दावा करते हैं कि हमारे यहां पैदा हुआ। और पर मगध वाले कहते नहीं वो हमारे यहां पैदा हुआ। और सबसे ज्यादा प्रमाणिक जो विचारधारा दिया जाता है वो मगध वाला ही माना जाता है। मगध के लोग कहते हैं हमारे यहां पैदा हुआ। तो अगर आपसे कोई भी एग्जाम में पूछता है कि चाणक्य कहां पैदा हुआ, तो आपको मार करना मगध में। बहुत सारे राजनीतिक बदलाव हुए, बचपन में ही चाणक्य का सब कुछ छिन गया। कहीं ना कहीं नंद वंश के लोग रूल कर रहे थे, धरानंद का शासन चल रहा था उस समय। अब मगध में पूरी कहानी ऐसी थी कि पूरे कई सारी कहानी, मगध की 55-6 कहानियां बेटा। और यहां से चला जाता है कहां पर, तक्षशिला में। वहीं पर टीचिंग का काम शुरू करता है, वहां पर पढ़ता है और वहीं पर पढ़ाना शुरू करता है। कुल मिलाकर के तीनों में अगर एक चीज आप देखोगे, चाहे वो केरला में पैदा हो, चाहे मगध में, चाहे तक्षशिला में, और टीचर कहां का बन गया, तो तक्षशिला। ये बात तो सभी लोगों का कॉमन हो गया, ठीक है बेटा, कि चाणक्य कहीं भी पैदा हुआ वो टीचर कहां का हो गया, तक्षशिला का। अब चंद्रगुप्त मौर्य भी उधर पैरेलल में थोड़े समय बाद पैदा हो रहा था, तो उसकी बातें भी थोड़ी देर में। इधर ग्रीक के जो राजा थे जिनका नाम था फिलिप, और ईरान में हखमनी वंश के राजा थे डेरियस फर्स्ट। डेरियस फर्स्ट और फिलिप के समय, यानी ईरान और यूनान में सुपरमेसी को लेकर के दोनों लोग आपस में युद्ध करते। मतलब ईरान वाले कहते कि हम हैं,
हाँ, विवाद में छाया, हाँ नहीं आता, इसीलिए तो सवाल नहीं आता। अगर विवाद में रहता कोई सवाल तो इसीलिए तो प्रश्न नहीं पूछा जाता। आप पूरे भारत का कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, आपसे ये नहीं पूछा जाता चाणक्य कहाँ पैदा हुआ। लेकिन आप कभी भी डिबेट वगैरह में जब जाओ, कहीं इंटरव्यू दौरान जाओ, IAS का एग्जाम दो कहीं भी, तो अगर वहां से पूछेगा तो आप कह सकते हो कि भाई देखिए इसके पैदा होने में विवाद है, ठीक, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी है वो कहां पैदा हुआ होगा, तो आप उसको बता सकते हो कहां पर। तो मगध वाला एग्जाम्पल आप ले सकते हो। अब देखो, सिकंदर के फादर का नाम था फिलिप। फिलिप यूनान के राजा थे, ग्रीक के राजा थे, और इधर ईरान का राजा था डेरियस। दोनों में जब भी युद्ध होता सुपर मेसी को लेकर के कि कौन सुपर है, कौन महान है, तो हमेशा विजेता हो जाता कौन, डेरियस फर्स्ट, और फिलिप हार जाते, मतलब यूनान वाले हार जाते, ईरान वाले युद्ध जीत जाते। और डेरियस का साम्राज्य इतना बड़ा हो गया कि ये पूरा तक्षशिला वगैरह ये पूरा डेरियस के साम्राज्य में था, पूरा क्षेत्र डेरियस के साम्राज्य में था फर्स्ट के समय में। पॉलिटिकल चेंजेस हुए, डेरियस फर्स्ट के बाद डेरियस सेकंड, इस तरह से चलता रहा। डेरियस थर्ड का शासन आ गया। किसका रूल आ गया कुछ समय के बाद, डेरियस थर्ड का, डेरियस थर्ड का। और यहां पर फिलिप के जगह गद्दी पर कौन बैठ गया, अलेक्जेंडर, यानी कौन, तो सिकंदर शासक। कौन बन गया, सिकंदर। अब छोटी सी सेना के साथ ध्यान रखना कि छोटी सी सेना के साथ अलेक्जेंडर आसपास के क्षेत्रों को जीतता रहा। बड़ा ही मेधावी था, बहुत ही पावरफुल था, तो इसने आसपास के क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया। और सिकंदर की सेना धीरे धीरे करके लगभग 50,000 की आर्मी हो गई, 50,000 की आर्मी लगभग अलेक्जेंडर के पास हो गई। और 50,000 की सेना के साथ सिकंदर और किसके बीच, ईरान का राजा जो डेरियस था, दोनों लोगों के बीच युद्ध हुआ। फिर थर्ड के बीच युद्ध हुआ। तो जब दोनों लोगों के बीच युद्ध हुआ तो सिकंदर ने क्या किया, डेरियस थर्ड की लगभग 2 लाख के आसपास की सेना थी, और अलेक्जेंडर के पास लगभग कितना, तो 50,000 की आर्मी थी। दोनों के बीच 50,000 की सेना के साथ अलेक्जेंडर ने डेरियस थर्ड की सेना को हरा दिया। और डेरियस थर्ड की सेना क्या करती है, सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर देती है। और जब आत्मसमर्पण कर देती है और डेरियस भाग गया, बाद में मारा गया, बाद में उसके लोगों ने ही विश्वासघात करके उसे मार दिया था, डेरियस थर्ड को। अब जैसे ही डेरियस थर्ड ने किस पे कब्जा, अरे सिकंदर ने किस पे कब्जा कर लिया, ईरान पे। तो ईरान पे कब्जा करने के बाद सिकंदर ने कहा कि अब मैं पूरे क्षेत्र को जीतूंगा, पूरे विश्व को जीतूंगा, और इस विश्व को जीतने के क्रम में मेरा आखिरी अभियान कहां पर होगा, तो इंडिया में होगा। कहां पर होगा, इंडिया में होगा। अब इंडिया में जितने गुरु लोग थे, मतलब जितने ज्ञानी लोग थे, सभी लोग बैठक करने लगते हैं कि भाई अब तो मामला खराब हो रहा है, आसपास के सारे क्षेत्रों को जीता। कहोगे 50,000 की सेना 2 लाख की कैसे हरा, बिल्कुल हरा सकता। बाबर इब्राहिम लोदी की सेना का रेशियो 1:10 तक का था, 10 गुना सेना थी इब्राहिम लोदी के पास, लेकिन फिर भी बाबर हरा है ना। बक्सर की लड़ाई याद करो, बक्सर की लड़ाई में थोड़ी सी सेना थी हेक्टर मन्नू के पास, और पूरा 3-3 लोगों की सेना एक थी, शाह आलम, मीर जाफर, अरे मीर कासिम, और कौन, सुजाउद्दौला, अवध का नवाब, तीनों लोगों की अकेले की सेना को हराता है। प्लानिंग बढ़िया होती है सेना। अब इसने कहा मैं भारत को जीतूंगा, और भारत जीतने के क्रम में सबसे पहले वो अटैक करता ऐसे, और उसके रास्ते में कौन पड़ता है, तक्षशिला, जिसे गेटवे ऑफ IBC कहा जाता है। और फिर तक्षशिला होते हुए कहां पहुंचेगा, तो भारत। अब मुद्दा यह थी कि जब इधर से सिकंदर अटैक करने लगता है तो सबसे पहले क्या पड़ेगा, तक्षशिला। तो तक्षशिला के सारे विद्वान लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, बैठक करते हैं, बातें करते हैं कि भाई अगर सिकंदर अटैक किया तो पूरा भारत तहस नहस हो जाएगा। और चाणक्य तो अखंड भारत का पहले ही सपना देखा था। तो उसने कहा कि एक काम करते हैं, यहीं पर रोक देते हैं सिकंदर को, और भारत के सारे राजा अगर यहां पर तक्षशिला में आ जाएं तो यहीं पर सिकंदर को अगर हम लोग रोक देते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते हैं, तो समझ लीजिए कि पूरा भारत में पूरा भारत सिकंदर के आक्रमण से बच जाएगा। फिर ये हुआ कि भाई उस समय सिकंदर का जो है अटैक होने वाला है। तो उस समय मगध का राजा कौन था, तो मगध का राजा था धनानंद।
कौन था? धनानंद। अब ये हुआ कि भाई धनानंद को समझाने कौन जाए, तो कहा गया तक्षशिला का सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है? बताओ भाई, तक्षशिला का सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में टीचर के रूप में है? वही धनानंद को समझाने जाए, क्योंकि धनानंद किसी की तो सुनता नहीं था। तो कहा गया कौन समझाने जाए? तो तक्षशिला का सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है? बहुत बढ़िया बचपन, अनुज, सभी के आंसर बहुत बढ़िया। ऋषिता, अंशु, बहुत बढ़िया, पूरे ध्यान से आप लोग सुन रहे हो। अब तो विनोद कुमार जी, सभी के आंसर बहुत बढ़िया। तो तक्षशिला का सबसे बुद्धिमान प्राणी, हाँ मोहम्मद विश्वास वर्मन, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर बहुत बढ़िया। सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है? सुमित, तो चाणक्य। तो कौन समझाने जाएगा? चाणक्य। तो बलि का बकरा कौन बना? चाणक्य। यानी कौन समझाने गया? तो चाणक्य। अब यहां से समझाने के लिए कौन गया? चाणक्य। अब चाणक्य जब समझाने के लिए गया तो वसंतोत्सव का महीना चल रहा था, और वसंतोत्सव में खूब बढ़िया, वसंत का उत्सव बड़ा अच्छा मनाया जाता है। और जब वहां पर समझाने के लिए गया तो बोलता, महाराज आप अपनी पूरी सेना लेकर के यहां से एक काम करिए, अपनी पूरी सेना लेकर के आप यहां से कहां आ जाइए? तक्षशिला। पहले बात तो थोड़ा सा और ध्यान से सुनते हैं इसको। जब बसंतोत्सव का महीना था वहां पहुंचता है, तो जब पहुंचता तो धनानंद का दरबार लगा हुआ था, और दरबार लगा हुआ था, दो कहानी है, तो एक कहानी पहले आपको सुनाते हैं। दरबार लगा हुआ था तो धनानंद के दरबारी मैसेज लेकर के जाते हैं कि महाराज तक्षशिला से एक टीचर आए हैं, एक आचार्य आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ बातें कहना चाहते हैं। तो धनानंद ने कहा ठीक है बुलाइए उन्हें। तो बुलाया गया। तो जब बुलाया गया तो चाणक्य गया, कहता महाराज मैं आपको एक सलाह देने आया हूं। क्या देने आया हूं? सलाह। कहते ना महाराज मैं आपको क्या देने आया हूं? सलाह, एक एडवाइस देने आया हूं कि आप अपनी पूरी सेना, पूरी आर्मी, फुल स्ट्रेंथ के साथ अपनी पूरी सेना एक काम करिए, यहां से लेकर के चलिए कहां पर? तक्षशिला, क्योंकि उधर से सिकंदर का अटैक होने वाला, तो यहीं पर पूरी सेना को रोक दीजिए और सारे राजाओं का नेतृत्व करिए। धनानंद, चाणक्य इस बात को सुन करके बड़ा गुस्सा होता है कि मुझे अब एक टीचर भी सलाह देगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे अब आप लोग एनडीए की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, सीएपीएफ, कैट, तमाम सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको जब कोई सलाह देता है तो अगर आपसे बड़ा सलाह दे तब तो स्वीकार करोगे। जैसे मान लीजिए अगर हम आपके गुरु हैं, आपको कोई सलाह देते तो बड़े प्यार से स्वीकार करते हो, ठीक है, अच्छा लगता है जब मैं आपको सलाह देता हूं, आपको भी अच्छा लगता होगा सुनने में। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति सलाह दे जिसका बैकग्राउंड ही ये ना हो तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन चाणक्य बढ़िया था, चाणक्य अच्छा सलाह देने आया था। लेकिन धनानंद को गुस्सा इस बात पर आता है कि मुझे एक तो ऐसे तिड़ तिक धा वाला हिसाब था, मस्त रहने वाला व्यक्ति था, सलाह होला तो इसे भी नहीं सुनना चाहता था। वो कहता मुझे एक साधारण शिक्षक सलाह देगा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मेरे पास सलाहकार तो है ही नहीं। जबकि धनानंद का सलाहकार अमात्य राक्षस था, जो चाणक्य का सीनियर था, बहुत तेज बुद्धि थी उसकी। और फिर कहता है पैर से उसे मारता है और सीढ़ियों से, कहता मुझे साधारण शिक्षक भी देंगे। उसके बाद गुस्से में पैर से उसे मारता है, चाणक्य सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे जाता है। और फिर वो फिर भी सलाह देने का प्रयास करता है। सैनिकों से कहता है इसे उठा के बाहर फेंको दरबार से। तो सैनिक उसे आते हैं, सैनिकों को झटकता है और कसम खाता है, चुटिया खोलता है और कसम खाता है कि जब तक मगध की गद्दी पर एक साधारण व्यक्ति को नहीं बिठा देता तब तक ये चुटिया नहीं बांधूंगा। तो एक कहानी तो ये है, सबसे पहला जो आपका मेन सबसे महत्वपूर्ण कहानी माना जाता है। तो एक कहानी तो ये है भाई। दूसरी कहानी होती है कि उस समय जब ये जाता है तो बसंत उत्सव का महीना चला रहा होता है और एक प्रतियोगिता चली होती है, एक सीट खाली होती है। सीट पे कहता है वही व्यक्ति बैठेगा जो संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी होगा। मतलब बसंतोत्सव का महीना चल रहा था, आपस में डिबेट होता था और डिबेट में वही विद्वान उस चेयर पे बैठते जो संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी बैठता। तो संसार का सबसे बुद्धिमान कौन था? तो फिलहाल तो अमात्य राक्षस को माना जाता जो चाणक्य का सलाहकार था, अरे धनानंद का सलाहकार था। चाणक्य गया, खाली सीट देखा, बैठ गया, बाकी सारी सीटें फुल थी। चाणक्य गया, बैठ गया, और जब बैठ गया तो सारे विद्वानों ने कहा भाई देखो अब ये सीट पर वही व्यक्ति बैठता है जो संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी है।
और संसार का सबसे बुद्धिमान धनानंद का सलाहकार अमात्य राक्षस माना जाता है, तो तुम कैसे बैठ गए? चाणक्य ने कहा देखो श्रीमान, जब खाली सीट थी बैठ गया तो बैठ गया, अब नहीं उठूंगा। फिर चाणक्य उसर चाहता, मतलब दूसरी कहानी मैं आपको बता रहा हूं। तो धनानंद आता है, धनानंद अमात्य राक्षस के साथ आता है, कहता है देखता है इसे बैठे हुए उस चेयर पे, तो गुस्सा तो तुरंत ही होता है। फिर धनानंद पूछता है कि तुम इस चेयर पे कैसे बैठे हो? तो चाणक्य कहता है खाली सीट था, बैठ गया तो बैठ गया। तो उसने बोला ठीक है, तो फिर प्रश्नों के उत्तर दो। तो पूछता है धनानंद से कि राजा कौन होता है? तो चाणक्य ने कहा राजा प्रजा का सेवक होता है, दास होता है, गुलाम होता है। अब धनानंद आदि खोपड़ी वाला, वो कहता है कि देखो मुझे दास बना रहा, मुझे गुलाम बना रहा, मुझे स्लेव बना रहा। बड़ा तेजी से गुस्सा होता है और उसके बाद सलाह भी देने लगता है, तो सलाह उसे और समझ में नहीं आती है और फिर उसे मारता है पैर से, सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ वैसे गिरेगा और चुटिया वैसे ही बांधेगा, कसम वैसे ही, मतलब चुटिया वैसे ही खोलेगा, कसम उसम वैसे ही खाएगा। अब जो भी हो, फिलहाल तो चाणक्य को किसी भी हाल में मगध का राजा धनानंद से कोई सलाह नहीं मिला, कोई मतलब कोई सहायता नहीं मिला। और इधर सिकंदर अटैक कर चुका था, सिकंदर को बात करें, सिकंदर का आक्रमण हो चुका था। सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण किसने कर दिया था भाई? आत्मसमर्पण अंभी कुमार ने कर दिया था, अंभी ने कर दिया था। तो सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किसने कर दिया था? आम्बी ने। देश का पहला गद्दार माना जाता, आम्बी को ही कहते देश का पहला गद्दार, देश का पहला गद्दार माना जाता, पहला गद्दार मानते हैं इसे। ठीक, इधर चंद्रगुप्त मौर्य भी आ चुका था, तक्षशिला में एजुकेशन उसका चल ही रहा था। अब इधर जो समय जो पोरस थे पंजाब के राजा, इन्होंने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया और 326 बीसी में दोनों लोगों के बीच युद्ध हुआ, पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में। और विजेता फाइनली कौन हुआ? तो सिकंदर। हालांकि इसमें कई सारे सवाल रहते हैं। सिकंदर ने पहली बार हाथियों के दर्शन इसी युद्ध के दौरान किया था। दूसरी बात, इसमें वास्तव में विजेता कौन हुआ आज तक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन अब यूनानी विद्वानों का कथन है कि हमारा राजा सिकंदर विजेता हुआ था, तो सिकंदर मान लिया जाता है। क्योंकि हम लोगों के पास अगर नालंदा यूनिवर्सिटी होती, तक्षशिला यूनिवर्सिटी की किताबें होती, तो आज कुछ ना कुछ क्लियर होता। दोनों यूनिवर्सिटी खत्म हो चुकी है, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लग जाते हैं। फिलहाल जो भी बात हो, विजेता कौन हो जाता है? अलेक्जेंडर है। ठीक, अब यहां से सिकंदर जाता है, पूरे 19 महीने तक भारत में सिकंदर रहता है और जाते समय अपना दो शहर बनाता, बुकेफॉल, निकैया नामक शहर की स्थापना करता है और यूनानियों का भारत के समाज पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो यहां तक की बातें आज हम लोग रखते हैं। किसी के मन में कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिए, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपकी मौर्य डायनेस्टी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। किसी के मन में कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिए फटाफट जल्दी से। कल आपकी मौर्य डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगी, 5-10 मिनट का आपका और है, तो उसके बाद में मौर्य डायनेस्टी आपकी क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। किसी के मन में कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ लीजिए। ठीक, हाँ चलिए, कोई सवाल किसी के मन में हो तो बता दीजिए। नो क्वेश्चन सर, नो क्वेश्चन सर, नो क्वेश्चन। अर्थशास्त्र को चाणक्य ने लिखा, आ जाएंगे अर्थशास्त्र में, क्यों परेशान हो। हाँ, आज की क्लास खत्म हो गई। नहीं, अगली क्लास भी है बेटा, स्टूडियो में भी क्लास है, मेरी भी क्लास है। ठीक है, आरओ में क्लास है, तो एक साथ कहीं वहां भी क्लास है बेटा, जस्ट क्लास है आपकी बात आरओ में। ठीक है, हाँ पीवाईक्यू आप जो टॉपिक हुए हैं उनके पीवाईक्यू सॉल्व कीजिएगा, उनके पीवाईक्यू नहीं सॉल्व कीजिएगा जो टॉपिक नहीं हुए, क्योंकि जो टॉपिक नहीं हुए वो पीवाईक्यू कैसे सॉल्व कर पाओगे। जो जो टॉपिक खत्म हो रहे हैं उस टॉपिक के पीवाईक्यू आप बनाते चलिए, सारे 100% बनेंगे। ठीक है सर, बहुत अच्छा पढ़ाया, धन्यवाद। ठीक है, सिकंदर की एक भी नहीं थी। ठीक है, हाँ चलिए, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं।
मदर का नाम क्या था? सिकंदर की माँ का नाम ओलंपियस था, वो आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे रखते हैं। आप लोग हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।